दौरे पर राष्ट्रपति मुर्मू एम्स गोरखपुर के दीक्षांत समारोह में हुई शामिल। सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद। पीएम मोदी के विदेश दौरे पर बोली सचिव, 3 से 4 जुलाई को त्रिनिदाद और टोबैगो का दौरा, वहां वर्तमान में भारतीय मूल के पीएम और राष्ट्रपति। भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, तेजस्वी यादव के बयान पर किया पलटवार। सुधांशु के बयान पर पवन खेड़ा का पलटवार। चंद्रशेखर आजाद के 50 समर्थक गिरफ्तार। चंद्रशेखर ने अपने समर्थकों को बताया निर्दोष, बोले हमें टारगेट किया गया तो करेंगे आंदोलन। नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं आज की खबर। चलिए एक नजर डाल लेते हैं देश दुनिया की खबरों में क्या कुछ है खास। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय उत्तर प्रदेश के गोरखपुर दौरे पर हैं, जहां वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान गोरखपुर के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने कई गोल्ड मेडलिस्ट छात्रों को सम्मानित किया। इससे पहले एयरपोर्ट पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर गोरखपुर सांसद रवि किशन ने भी उत्साह जताया। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अपने संबोधन में दीक्षांत समारोह को लेकर खुशी जाहिर की। यहाँ हर मरीज को उम्मीद की नई किरण दिखाई देती है। एम्स ने भारत में चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान और उपचार के क्षेत्रों में उच्चतम मानक स्थापित किए हैं। चाहे सर्जरी की नई टेक्निक हो, अर्ली डायग्नोस्टिक्स के उपकरण हो, या फिर आयुष और एलोपैथी के समन्वय से बीमारियों का इलाज, एम्स ने नवाचार को अपने कार्यशैली का हिस्सा बनाया। हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि देश का पहला एम्स स्थापित करने का जो उद्देश्य था, उसे पूरा करने में सभी एम्स संस्थान सफल रहे। एम्स संस्थान आज गुणवत्ता, सेवा और नवाचार के केंद्र बन गए। एम्स गोरखपुर इस परंपरा को सफलतापूर्वक आगे। एम्स यह एक सपना था गोरखपुर के लिए 2014 के पहले। यहां पर एम्स का जब एक प्रथम बैच यहां से निकल रहा है, तो उस समय हम सबके चेहरे पर एक चमक है, एक उत्साह है, एक उमंग है। हम आज 30 जून की तिथि में यहां पर हैं, लेकिन आज से 8 वर्ष पहले ये जो महा होता था, इस क्षेत्र में भय और दहशत का होता था। इंसेफ्लाइटिस हजारों बच्चों की जान को निगल लेती थी। 40 वर्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर 50,000 से अधिक मासूम बच्चों की मौत जिस बीमारी से हुई थी, उसका उपचार 2014 के बाद गंभीरता से उसका संपूर्ण उन्मूलन की दिशा में जो कार्य आगे बढ़ा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उस दिशा में गोरखपुर को 2 महत्वपूर्ण केंद्र दिए। दीक्षांत समारोह में यहाँ आ रही है, प्रथम दीक्षांत समारोह जो हो रहा है, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा बनाया गया ये एम्स है, और यहाँ पर आ रही हूँ देखने के लिए कि यहाँ की व्यवस्थाएं कितनी शानदार हैं और कैसे 3-4 हजार लोग रोज ओपीडी से इसका लाभ ले रहे हैं इलाज का। तो ये एक शानदार, पूज्य महाराज जी के साथ वो आएंगे, हम लोग पूरा, गवर्नर साहिबा भी उनके साथ है, पूरा गोरखपुर उत्साहित है। मैं एक सांसद के रूप में उनको वेलकम करने के लिए मैं भी बहुत उत्साहित हूं। तो वी ऑल एक्साइटेड। यहाँ हमारे सारे मेडिकल डॉक्टर्स से बात करेंगे, इन हॉस्पिटल सारी चीजों दौरा करेंगी और उन लोगों को अपने शब्दों से और उत्साहित करेंगे, और शी विल इनकरेज देम किया कैसे आगे भी मेडिकली, बिकॉज शी वॉज नोन एज अ वेरी सर्विस लेडी, शी इज टू हेल्प, वो वेलफेयर में ले जानी जाती है। तो आज बहुत अच्छा उनका सानिध्य मिल रहा है। हम सब लोगों का सौभाग्य है, सांसद के रूप में मेरा सौभाग्य है कि देश की प्रथम महिला हमारे यहाँ पर आ रही हैं, और 2 दिन का ये स्टे है जो कि अपने आप में एक इतिहास है, और 139 किलोमीटर बाय रोड उनका मूवमेंट है जो कभी नहीं हुआ। तो बहुत ज्यादा, और 30 घंटे रहेंगी, जो कि मुझे नहीं लगता कि पास्ट में कभी कोई राष्ट्रपति जी का एक जिले में इतना समय व्यतीत किए हैं। तो ये गोरक्षनाथ बाबा की कृपा है, पूज्य महाराज जी का बनाया हुआ सुंदर शहर, हम सब लोगों की मेहनत वो देखेंगी और उनका आशीर्वाद मिलेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घाना, त्रिनिदाद टोबैको, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया की आगामी यात्रा पर सचिव नीना मल्होत्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के निमंत्रण पर 3 से 4 जुलाई 2025 तक त्रिनिदाद और टोबैको गणराज्य की आधिकारिक यात्रा करेंगे। ये यात्रा एक उपयुक्त समय पर हो रही है क्योंकि इस वर्ष 2025 में देश त्रिनिदाद और टोबैको में भारतीय प्रवासियों के आगमन की 180वीं वर्षगांठ मना रहा है। उन्होंने बताया गया कि वहां पर वर्तमान में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ही भारतीय मूल के हैं। संयोग से दोनों महिलाएं हैं, दोनों वकील हैं और दोनों की अपनी भारतीय जड़ों और विरासत पर बहुत गर्व है और वे खुद को भारत की बेटियां बताती हैं। As you are aware, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi will be undertaking an official visit to the Republic of Trinidad and Tobago from 3rd to 4th of July 2025 at the invitation of Prime Minister Her Excellency Mrs. Kamala Prasad Bisesar. This marks the first visit by Prime Minister Modi to TNT or Trinidad and Tobago as Prime Minister and is the first bilateral visit by an Indian Prime Minister to TNT since 1999. The visit comes at an opportune time as this year in 2025 the country is commemorating 180 years of the arrival of Indian immigrants to Trinidad and Tobago. This shared history forms the bedrock of our close and enduring people-to-people ties. India was one of the first countries to establish diplomatic relations with TNT following its independence in 1962. Our bilateral ties are rooted in shared democracies, pluralism, and a vibrant diaspora connect. Trinidad and Tobago is home to one of the largest Indian diaspora in the region. In fact, the Indian origin community in TNT comprises 40 to 45% of its population. I am told that currently both the President and Prime Minister are of Indian origin. Incidentally, both are women, both are lawyers, and both have a deep sense of pride in their Indian roots and heritage and describe themselves as daughters of India. भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा तेजस्वी यादव के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बहुत दुख की बात है कि कल पटना के उसी गांधी मैदान में जहां आपातकाल के दौरान संविधान की रक्षा और सम्मान के लिए जान की परवाह किए बिना लाखों लोग एकत्रित हुए थे, वहां एक ऐसी रैली हुई जहां इंडी गठबंधन के बिहार के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हम संसद से पारित एक कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे। ये बहुत गंभीर विषय है जिसके बाद कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पलटवार करते हुए कहा कि सुधांशु त्रिवेदी को ये नहीं पता है कि लोकतंत्र का कामकाज कैसे होता है। पिछले 11 सालों में बीजेपी ने विपक्ष मुक्त भारत, मीडिया मुक्त भारत, न्यायपालिका मुक्त भारत बना दिया। मित्रों, अभी हाल ही में हमने भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे दुर्दांत काले अध्याय आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण किए हैं। परंतु बहुत दुख की बात है कि कल पटना के उसी गांधी मैदान में जहां आपातकाल के दौरान संविधान की रक्षा और संविधान के सम्मान के लिए जान की परवाह किए बगैर लाखों लोग एकत्र हुए थे, वहां एक ऐसी रैली हुई जिसके की बारे में इंडी गठबंधन के बिहार के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हम संसद से पारित एक कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे। यह बहुत गंभीर विषय है। उन्होंने वक्फ बोर्ड के कानून के लिए कहा कि हम इसको कूड़ेदान में फेंक देंगे, जबकि वो भारत की संसद के दोनों सदनों से पारित है, कोर्ट में विचाराधीन है। एक नहीं आधा दर्जन हाई कोर्ट के जजमेंट बहुत स्पष्ट रूप से इलाहाबाद हाई कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट के जजमेंट उनके पक्ष में है। इसका अर्थ यह हुआ कि न संसद का सम्मान न न्यायपालिका का सम्मान, वोट बैंक की चाहत में जो कुछ बोला गया है तेजस्वी यादव और इंडी गठबंधन के अन्य नेताओं के द्वारा, उससे साफ है कि यह संविधान को कूड़ेदान में फेंकने की 50 साल पुरानी मानसिकता से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। पार्लियामेंट में पास किए गए कानून पार्लियामेंट के जरिए रद्द भी किए जाते हैं। अगर सुधांशु जी को ये नहीं पता है तो पार्लियामेंट में पिछले 2-3 साल से कर क्या रहे हैं हमें नहीं मालूम।
और वो उनकी कहानी नहीं है, ये कहानी प्रधानमंत्री से लेकर नीचे तक सबकी है जो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है। उन्हें पता ही नहीं है कि लोकतंत्र की फंक्शनिंग क्या होती है। अरे जो पार्टी सत्ता में आते ही पहला नारा देती है कांग्रेस मुक्त भारत, अब सोचिए ना पिछले 11 साल में क्या क्या कर दिया उन्होंने। विपक्ष मुक्त भारत, मीडिया मुक्त भारत, जुडिशरी मुक्त भारत, तो ये इस तरह से थोड़ा ही भारत चले। यूपी के कौशाम्बी में पाल समाज की नाबालिग बच्ची के साथ कथित दुष्कर्म मामले को लेकर भीम आर्मी प्रमुख और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद बीते दिन पीड़िता के परिवार से मिलने जा रहे थे, लेकिन उन्हें प्रयागराज एयरपोर्ट पर ही रोक लिया गया था। बता दें कि सांसद चंद्रशेखर आजाद प्रयागराज एयरपोर्ट से सीधे कौशाम्बी जाना चाहते थे, लेकिन कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए उन्हें सर्किट हाउस भेज दिया गया था और बाद में उन्हें वाराणसी भेज दिया गया, जिसको लेकर उन्होंने योगी सरकार पर निशाना साधा। चंद्रशेखर आजाद को रोके जाने को लेकर उनके समर्थकों ने प्रदर्शन किया और पुलिस की गाड़ियों पर हमला कर जमकर हंगामा काटा, जिसके बाद उनके 50 से ज्यादा समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल मामले पर चंद्रशेखर आजाद का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि उनके समर्थकों की कोई गलती नहीं है, उन्हें फंसाया जा रहा है। साथ ही दुष्कर्म मामले को लेकर उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है और सुनवाई न होने पर लखनऊ में आंदोलन की चेतावनी दी है। आज के बराबर में कौशाम्बी जिले में पाल समाज की बच्ची के साथ जो अन्याय हुआ और उसमें जो पुलिसिया कार्रवाई, उस पर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे। एक पक्ष कह रहा है कि हम पीड़ित हैं, दूसरा पक्ष कह रहा है कि हम पीड़ित हैं। ब्राह्मण समाज के लोग कह रहे हैं हम पीड़ित हैं। अब ये पता जाके लगेगा मौके पे कि कौन पीड़ित है। इसलिए मैं उन परिवार से मिलने के लिए पाल समाज के आया था, लेकिन पुलिस ने मुझे यहाँ रोक लिया और मुझसे कहा कि अभी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी नहीं है, आप कुछ देर इंतजार कर लें, उसके बाद हम आपको जाने की इजाजत दे देंगे। मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ पिछले 2.5 घंटे से, लगभग अब 2.5 घंटे होने को आए। मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ कि मुझे वहां जाने की इजाजत मिले और मैं उस परिवारों की आवाज को उठा पाऊं, मैं जान पाऊं सत्य क्या है। इसी तरह करछना में जो अन्याय हुआ कि एक शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को जला के मार दिया, उस परिवार को न्याय मिले, उस परिवार के साथ जो डर भय का माहौल खत्म हो, उसके लिए मैं यहाँ हूँ। लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई ठोस जवाब दिया, मैं कुछ देर और इंतजार करूंगा। अगर मैं इसीलिए बैठा हूं कि क्या उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था इतनी कमजोर हो गई है कि एक सांसद अपने परिवार से नहीं मिल सकता है? क्या हो गया उत्तर प्रदेश में? हम इलाहाबाद में, जहां पूरे उत्तर प्रदेश के लोग आते न्याय मांग रहे हैं, हम तो लंबे समय से मेरठ में हाईकोर्ट की बेंच की मांग को भी उठा रहे हैं, लेकिन इलाहाबाद में इसलिए मुझे तो रोका गया। अपराधियों क्यों रोका गया? यहाँ 500-700 पुलिस लगा के क्यों रोकना चाहते हो? क्या एक परिवार से नहीं मिलने की छूट दे सकते हो आप लोग? तो मैं तो कह रहा हूं मैं अकेला जाऊंगा, आपके साथ जाऊंगा, आप ले चलो, लेकिन मुझे मेरे परिवार से मिलाओ, मैं उनकी तकलीफों को जान दो। भी उस माँ से मेरी बात है जो बच्ची की माँ, उन्होंने कहा मेरी बच्ची की हालत आके देखिए, हमारी हालत आके देखिए, हम यहाँ डर के साए में, हमारी मदद कीजिए, हमारी आवाज उठाइए। महाराष्ट्र में भाजपा अध्यक्ष के चुनाव को लेकर पिछले काफी दिनों से चर्चाएं चल रही थी, जिसको लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि भाजपा में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और इस व्यवस्था के तहत हम पार्टी की अलग अलग इकाई के लोगों को चुनते हैं। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र के अध्यक्ष का चुनाव कराने के लिए किरेन रिजिजू आए हुए हैं और अध्यक्ष पद के लिए रविंद्र चौहान का नामांकन दाखिल हो चुका है। फडणवीस ने बताया कि कल शाम 5 बजे तक महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष के नाम की घोषणा हो जाएगी। उन्होंने बताया कि अगर वे महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष के लिए अकेले उम्मीदवार होते तो उनका नाम घोषित हो जाता, अगर और नामांकन होते तो चुनाव होते। फिलहाल सीएम फडणवीस ने उम्मीद जताई है कि रविंद्र चौहान के कार्यकाल में पार्टी नई ऊंचाइयों को छुएगी। भारतीय जनता पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। इस व्यवस्था के तहत हम पार्टी के अलग अलग इकाई के जो प्रमुख हैं उनको चुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पहले 1200 मंडलों का चुनाव किया, उसके बाद हमारे जो संगठनात्मक रचना में 80 जिले हैं, उन जिलों का चुनाव हमने पूरा किया, उसके अध्यक्ष हमने चुने और अब महाराष्ट्र के अध्यक्ष का चुनाव कराने हमारे केंद्रीय मंत्री, जो केंद्रीय निरीक्षक भी है, श्री किरण रिजिजू जी, ये यहाँ पर आए हुए हैं। आज उनके सामने हमने हमारे साथी श्री रविंद्र चौहान जी, इनका नामांकन दाखिल किया है। अलग अलग प्रकार से हमारे 10 प्रमुख लोगों ने उनका नामांकन दाखिल किया है। कल 5 बजे अधिकृत रूप से इस
पहले टीम इंडिया के 29 जून 2024 को T20 वर्ल्ड कप जीत कर इतिहास रचा और 29 जून 2025 को कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में सेना और सांसदों के बीच ऑपरेशन सिंदूर कप को मैच ने एक बार फिर इस तारीख को ऐतिहासिक बना दिया। बता दें कि सेना 11 बनाम सांसद 11 के इस मैच में सेना 11 ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सांसद 11 को 9 विकेट से मात दी। सांसद 11 की टीम हार के बावजूद भी खुश नजर आई। उनका कहना था कि भारतीय सेना के सामने कोई नहीं टिकता। कानपुर सांसद रमेश अवस्थी के नेतृत्व में यह मैच आयोजित किया गया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान को घुटनों पर लाकर जो पराक्रम का प्रदर्शन किया था, उस पराक्रम, साहस और शौर्य के सम्मान में इस कप का आयोजन किया गया था। अमरनाथ यात्रा जल्द ही शुरू होने वाली है और बीते दिनों पहलगाम हमले के मद्देनजर इस बार सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हम आशा करते हैं कि और प्रार्थना करते हैं कि यात्रा सफल हो, तीर्थयात्री अच्छी संख्या में आए, प्रार्थना करें और सुरक्षित वापस जाएं। हमने तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की हैं। उन्होंने बताया कि उपराज्यपाल ने 2 बैठकों की अध्यक्षता की, एक राजनीतिक दलों के साथ और एक सिविल सोसाइटी के साथ। यात्रा को लेकर सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई और हम तीर्थयात्रियों के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि यात्रा को 2 जुलाई को जम्मू से रवाना किया जाएगा और यहां उनका स्वागत किया जाएगा। बड़ा अच्छा ना, हम तो उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि यात्रा कामयाब हो, कि अच्छी तादाद में यात्री आएं और दर्शन करें और सही सलामत घर वापस जाएं। उसके लिए हमारे तरफ से हुकूमत को जो भी इक़दाम उठाने थे अरेंजमेंट्स के हिसाब से और तैयारी करने के लिए, वो हमने की हैं। एलजी साहब ने 2 मीटिंगें रखी, एक पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, एक सिविल सोसाइटी के साथ, और उसमें यकीन दिलाया है कि सिक्योरिटी के जो अरेंजमेंट्स करने होंगे वो भी किए गए हैं। तो अब हम यात्रियों का इंतज़ार कर रहे हैं। कल 2 तारीख को जम्मू से फ्लैग ऑफ होगा, यहाँ पे उनका इस्तकबाल होगा और हम उम्मीद करेंगे कि अच्छी तादाद में आएं और सही सलामत यहाँ से वापस जाएं। बड़ा अच्छा। देश की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए आज की खबर।